नमस्कार मित्रों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं हम शुरुआत। चलिए मित्रों, देखिए पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा है आपको और पहला प्रश्न है मित्रों आपके, देखिए स्त्री पुरुष तुलना क्या है मित्रों। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है मित्रों आपके सामने, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी। तो देखिए मैंने प्रूफ लगाया है, बिल्कुल पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की क्या की गई है, आलोचना की गई है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो गया मित्रों, ताराबाई। कल इस प्रश्न के बारे में हमें डाउट था तो मैंने आज ही आपको करवा दिया, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आज मैं बहुत बढ़िया बात और बताने वाला हूं मित्रों आपको, और वो बहुत बढ़िया बात ये है कि मैं आपको विथ प्रूफ ये बताने वाला हूं कि ये प्रश्न कहां से उठाया गया है। देखिए प्रश्न है आपके सामने, फ्योन्स के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं। तो पहली बात देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मित्रों, देखो ये उठाया, देखो कक्षा 6 की बुक हमारे अतीत के पेज नंबर 29 से। आप देख सकते हो जाकर उस पर, अगर आपको विश्वास ना हो तो ठीक है मित्रों, पेज नंबर 29 से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है करते हैं अपन इसके बारे में बात। देखिए प्रश्न है, फ्योन्स के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य है, ये पूछा है। तो पहला कथन दे रखा है, देखो मित्रों, फ्योन्स की खादानें मेहरगढ़ में मिली है। दूसरा कथन, फ्योन्स प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। तीसरा, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। और चौथा कथन, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। फ्योन्स से मन के चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये इस तरीके की बातें हैं। तो अब आप देखिए, इसका आंसर तो हम बता देंगे, पर देखो मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के लेके आया हूं। इस कक्षा 6 की किताब में देखो ऐसे कैसे लिखा है, पत्थर और संग प्राकृतिक रूप तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू, इधर देखो, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाते थे। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। बिल्कुल ऐसे कैसे लाइन उठाइए मित्रों, इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले वे हल्के समुद्री होते थे। फ्योन्स से मन के चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। ऐसा का ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो देखो, फ्योन्स की खादानें मेहरगढ़ में मिली है। क्या है, फ्योन्स की खादानें मेहरगढ़ में मिली है, ऐसा कुछ भी इसमें प्रमाण नहीं मिला है। तो इसमें देखो, फ्योन्स प्राकृतिक तौर पर पाए जाते, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। बालू या स्फटिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये पत्थर गोंद में क्या नाम, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती थी, तो ये सही है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, ये भी सही है। फ्योन्स से मन के चूड़ियां और झुमके बनाए जाते थे, यानी 2, 4, 5। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए आपके मित्रों 3, 4 और 5। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, यानी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये भी मित्रों देखो वही कक्षा 6 लिखा है। देखो कक्षा 6 हमारे अतीत के पेज नंबर 62, आप जा सकते हो हमारे अतीत भाग फर्स्ट कक्षा 6 की बुक्स, उसका पेज नंबर 62 खोल के देख सकते हो, ऐसे कैसे वहां पर लिखा हुआ है, वहीं से प्रश्न उठाया। देखो, ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। तो सोम एक पौधा था, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, उपनिषद व आरण्य ग्रंथ रचे गए थे, इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता था। तो यहाँ पर लिखा है मित्रों, देखो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा जाता था। ठीक है, और सूक्त का मतलब क्या होता था, अच्छी तरह से बोला गया। ठीक, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण थे, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। तो यहाँ पर देखो, सोम एक पौधा है, ये सही है कथन। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नहीं है सही, क्योंकि वहां पर अग्नि और क्या नाम है आपके, अग्नि, सोम और इंद्र प्रमुख देवता थे, तो ये कथन गलत हो गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, ये सही हो गया। उपनिषद में आरण्य ग्रंथ रचे गए थे, तो ये भी सही नहीं है।
ठीक है। तो इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, जबकि इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक कथन सही, ठीक है, ये गलत, ये गलत, एक कथन सही है पहला, दूसरा भी सही है, ठीक है। और तो इसमें आंसर, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा वाला कथन सही है। तो आंसर क्या हो गया, 1 और 3, ठीक है, याद रख लेना इस तरीके से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है, देखो, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई। अब आंसर तो मित्रों इसका क्या हो गया, वल्लभी। और देखिए मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं, देखो वही कक्षा 6 की हमारे अतीत, उसके पेज नंबर 62 पे ये प्रश्न वहां से उठाया, सीधा की सीधा लाइन उठाइए मित्रों। तो इसका आंसर है वल्लभी। देखो इसमें लिखा है वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ऐसी कैसी लाइन लिखी हुई है, वहां से प्रश्न उठाया है। तो आंसर क्या हो गया आपके, वल्लभी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है। तो बहुत संघ जो थे, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, हमें किस त्रिपिटक से ये पता चलता है। तो त्रिपिटक आपको पता ही है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनको त्रिपिटक कहा जाता है। तो ये भी कक्षा से हमारे अतीत की पेज नंबर 62 पे ही है, इसका भी आंसर आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। देखो उसमें लिखा है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिले हैं। तो बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम किसमें मिले, इसमें विनय पिटक में। पर आगे देखो क्या लिखा है, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। तो यहाँ यही पूछा है, स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, ये किसमें है। तो ये आपको किसमें पता चल रहा है मित्रों, ये पता चल रहा है आपको विनय पिटक में। तो आंसर क्या हो गया आपके, विनय पिटक। क्या हो गया मित्रों आंसर, विनय पिटक। याद रख लेना क्या हो गया आंसर, विनय पिटक हो गया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आंसर होगा गंगा व सोन। और ये भी देखो कहां पर, देखो वही कक्षा 6 के हमारे अतीत का पेज नंबर 52 से उठाया हुआ प्रश्न है। ऐसे कैसे लाइन लिखिए मित्रों, उसमें लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, ये देखो है ना। तो ये यातायात देखो, के नंबर पे यातायात, खे पे जल वितरण और गे पे देखो जमीन उपजाऊ। तो ये तीनों चीज दी है, देखो यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। तो याद रख लेना ये प्रश्न यहीं से उठाए गए। आपको अगर किताबें पढ़नी हो और इसका पूरी रूप से अगर देखा जाए, मैं एक अगली वीडियो लेकर आऊं, संपूर्ण किताब का सार लेकर आऊं, तो उसके लिए मुझे कमेंट्स में बताएं मित्रों, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो गया, गंगा व सोन। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, इसका भी मैंने देखो ये कक्षा 12 की भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट से पेज नंबर 32 से उठाया है प्रश्न। देखो क्या है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। तो देखो मित्रों प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख किसमें, ब्राह्मी लिपि में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है देखो आपके सामने, और इसका भी शायद मैंने लगाया हुआ होगा। देखो ये भी कक्षा 12 की जो बुक्स है मित्रों, आपके भारतीय इतिहास भाग फर्स्ट के पेज नंबर 37 से उठाया गया है। क्या है प्रश्न, देखो प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राज कवि है मित्रों, है ना, कवि हरिशेन ने किस भाषा में की थी। तो देखो सीधा लिखा है, इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त का राजकवि था, ने संस्कृत में की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, संस्कृत, ठीक है। क्या हो जाएगा, संस्कृत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी। शुंग वंश की किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी। चलो ठीक है मित्रों, ये प्रश्न इसके बारे में मैंने कुछ लगाया नहीं है, इसको कल करवाएंगे, ठीक है। चलिए क्योंकि प्रूफ में लेके आया नहीं हूं इसके, हाँ ये आगे वाले प्रश्न है, इनको कल करेंगे, ठीक है मित्रों। अब देखिए इसी प्रकार से कल में 2022 के जो मित्रों जो रीट के पेपर बने थे, उसमें सेकंड शिफ्ट, पहली शिफ्ट में तो फर्स्ट लेवल का लगा था, मगर सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में 3 पेपर लेवल 2 के लगे थे। और उनमें से लेवल 2 के तीनों पेपर में
एक तरीके से हिस्ट्री के जो प्रश्न है सारे लगभग करा चुका हूँ, कल की वीडियो में पूर्ण करवा दिए जाएंगे मित्रों। उसके बाद हम दूसरी सब्जेक्ट को देखेंगे, उन्हीं पेपरों की दूसरी सब्जेक्ट, जैसे हो सकता है पॉलिटी देख लें, कोई और सब्जेक्ट देख लेंगे, ठीक है। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है मित्रों, और अपने दोस्तों में शेयर करना है। जब तक आपका एक तरीके से साथ अगर मित्रों नहीं मिलेगा तो देखिए मोटिवेशन जो होता है मित्रों एक शिक्षक का डाउन हो जाता है। तो हमारी जो मोटिवेशन की दवा है बिल्कुल मित्रों आप ही हो, ठीक है। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद मित्रों, जय भारत।